और विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि आदिवासी अधिकार दिवस भी लोग अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों राज्यों में मनाते आए हैं, लेकिन जिस रफ्तार से विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार देश में हुआ, उस रफ्तार से आदिवासी अधिकार दिवस नहीं कर पाया। तो मैं महसूस कर रहा था पिछले कुछ महीनों से इस दिवस के प्रति कि अगर हम आदिवासी अधिकार को नहीं जानेंगे तो फिर विश्व आदिवासी दिवस मनाकर भी लाभ उतना नहीं होगा जितना मिलना चाहिए। तो जब अलग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह दिवस घोषित किया है, यह दिवस जिस पर जो है 46 अधिकार दिए हैं, तो यह 46 अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसे नहीं होगा, इसके पीछे भी एक इतिहास है। मैं संक्षिप्त में उसे रहना चाहूँगा क्योंकि हम लोग पहली बार और मना रहे हैं इस दिवस को, और हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। आपको समझ सकते हैं कि आज की जो दिवस मना रहे हैं, इसको तैयारी बैठक कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम अगला 2 से 3 वर्षों पर जो रफ्तार और जो लेवल विश्व आदिवासी दिवस का पूरा भारत में दिख रहा है, इसको हम 2 से 3 साल में इस दिवस को भी अचीव करने का प्रयास करें। ILO कन्वेंशन 107 उसमें कहता है कि मतलब सीमी ट्राइबल है, मतलब आधा आदिवासी को छोड़ चुके हैं और आधा आदिवासी पकड़े बीच में, तो वैसे लोगों को मुख्य धारा में ले आया जाए, और जो लोग पारंपरिक व्यवस्थाओं में हैं उनको भी धीरे धीरे जो है आपके मुख्य धारा में लाया जाए। मतलब कि दिक्कतों की जो व्यवस्था है, जो मुख्य धारा है, उस व्यवस्था पे लाने की बात है कि ILO कन्वेंशन 107 कहता था। तो इस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट जब कर रही थी अलग अलग सरकारें अलग अलग देशों के, बहुत जगह आदिवासी चाहता नहीं था कि हम अपने जो कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, भाषा है, संस्कृति है, हमारा वेशभूषा है, हमारा जो मेडिकल जो दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटी हैं, हमारे जल जगह जमीन है, हमारा प्रकृति है, उसको खत्म होना नहीं देना चाहते हैं या उसको बर्बाद होना देखना नहीं चाहते थे। इसको मद्देनजर रखते हुए विरोधाभास था, इसको लेकर टकराव की स्थिति हुई। 13 सितंबर 2007 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया, इसके पीछे जो लड़ाई है या मुद्दा है, वो एक लंबी कहानी है। किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा आपका स्टोलन जनरेशन, कि आपका बच्चा पैदा होगा घर में, तो आपका 3 महीने के बाद बच्चे को वो सरकार स्टोलन ले लेगा, छीन कर। ठीक है, सरकार आपके बच्चे को, आदिवासी बच्चे को छीन के ले लेगा और आपको वापस नहीं देगा। वो बच्चा फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ रखेगा, वो मिक्स हो जाएगा, कभी आपको पता नहीं चलेगा बच्चा कौन। तो जितने भी आदिवासियों का बच्चे थे उसको छीन के ले जाया जाता था, ऐसे कानून बनाया। जब 2007 में जब ये कन्वेंशन आया तो कहीं न कहीं वो रियलाइज किया ऑस्ट्रेलिया और इसको समाप्त किया, स्टोलन जनरेशन को हटाया, और पूरी पार्लियामेंट ने, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने यह कहते हुए 2008 में माफी मांगा कि यह कानून जो लगभग 100 साल हमने चलाया, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और इसके लिए हम माफी मांगते। लेकिन जो 2007 में जो रेजुलेशन जो घोषणा हुई अधिकारों का, उसमें वो विरोध किया। 4 देश विरोध किए थे, 144 देश इसके समर्थन में वोट किया, 4 देश इसका विरोध किया, उसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, USA और आपका ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कानून था, स्टोलन जनरेशन अगर ये अधिकार को लाता है तो फिर वो बराबर हो जाएगी। वहां पर हमारे लोग केवल आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी भी आदिवासियों को जमीन ले चुके हैं। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसमें कहा गया 46 पॉइंट में कि जमीन जो छीन लिए हैं या अवैध कब्जा कर लिए, उन जमीनों को वापस करना होगा। तो जमीन को वापस करना होगा, बहुत सारी जमीन का अधिकार इनको मिल जाएगा, उनकी पारंपरिक व्यवस्था को ताकत मिल जाएगा। जो कानून नहीं है तो फिर तो उसको दिक्कत होगा, इसलिए विरोध किया। सिर्फ कनाडा में, कनाडा भी वही बात बोला कि हमारा जो कानून पहले से बना हुआ, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको मान लेते हैं, तो हमको दिक्कत होगी। तो उसने भी इसका विरोध किया। तो जो अधिकार जिस तरीके से जितने बड़े अधिकार दिए गए हैं, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने महसूस किया कि वो ILO कन्वेंशन 107
वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है आदिवासियों के जमीन को सुरक्षित करने के लिए, या उसकी भाषा भाषा को, या उनके स्वशासन व्यवस्था को, या उसके जो ट्रेडिशनल जमीन की राइट्स है, जो कुकड़ी राइट्स बोलते हैं बहुत सारी जमीन, जंगल झाड़, तो उस तरह की चीजें, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी, वो सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। उनकी धार्मिक मान्यताओं पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। इसलिए आज भी आपको देखते होंगे कि आपको सारना कोड नहीं मिला, या धार्मिक मान्यता जो पहले थे वो नहीं मिला। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो महसूस किया कि नहीं, ये आईएलओ कन्वेंशन 107 पूरी तरह से सक्षम नहीं उनको बचाने के लिए। तब एक कंसेप्ट आया आईएलओ कन्वेंशन 169, मतलब 1989 में आपका आईएलओ कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 169 होता है इसमें। इसमें वो आपका जो चीजें खामियां था 107 में, उसको जो है इसमें रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, कि जो उसकी पारंपरिक व्यवसाय है उसको मान्यता होगा, उसकी धार्मिक पहचान है जो मान्यता है उसको इसमें पहचान देना होगा। आप उसको अलग नहीं कर सकते, आप जमीन से उसको हटा नहीं सकते, बगैर उनके सहमति के आप जमीन से उसको नहीं हटा सकते, उसके भाषा सांस्कृतिक से नहीं हटा सकते, आप नहीं छीन सकते। और वही आईएलओ कन्वेंशन 169 आगे चलकर जो है आपका 13 सितंबर 2007 को जो है आपका एक बृहत जो है आपका आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में एक आपका रेजुलेशन प्रस्तावना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में आया, और उसमें जो है आपका 144 देश ने इसका समर्थन किया, 4 देश का विरोध किया, और 11 देश उस वोटिंग में शामिल नहीं थे। बाद में वो 4 देश से विरोध किए थे, वो लोग भी सम्मिलित हुआ। तो सवाल आता है कि जब 107 अब पारदर्शिता नहीं है, फिर भी आज इंडिया का वर्किंग पैटर्न जो है, काम करने का तरीका है आईएलओ कन्वेंशन 107 के तहत ही है। आज भी इंडिया की सरकार, भारत की सरकार जो है आईएलओ कन्वेंशन 169 की अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया है। यही कारण है कि आपकी 5वीं यूनिवर्सिटी लागू नहीं करा पा रहा है, यही कारण है आपकी 6वीं यूनिवर्सिटी लागू नहीं करा पा रहा है, यही कारण है कि पेशा कानून बना देने के बाद भी वो आपको जो है लागू नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि यूरो में जाकर उसने बोला कि यहाँ तो आदिवासी है ही नहीं, तो मैं क्यों आपका इसको लागू कराऊं, ये आपका अधिकार तो आदिवासियों के लिए, 46 अधिकार आदिवासियों के लिए। जब इस देश में आदिवासी है ही नहीं तो मैं बाध्य नहीं हूँ लागू करने के लिए। और आपका कानून के लास्ट में लिखा भी है कि ये आपका 46 पॉइंट जो है वो आपका एक गाइडलाइन है कि इसके तर्ज पर अलग अलग राज्यों, मतलब देशों को अपने यहाँ जो नियमावली या कानून बनते हैं, तो इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इसको कानून बनाना। ठीक है, तो सरकार को अब हम अगर एक चीज जानेंगे, ठीक है, तो सरकार में हम क्या बोलेंगे, अब अगर पेशा कानून का कोई नियमावली बनाते हैं तो पेशा कानून के साथ साथ, जो पारंपरिक व्यवस्था के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है उसमें जो पावर दे गए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको नियमावली बनाने में, समझिए ना, तो जानेंगे तभी तो बोलेंगे। तो पेशा में होगा, अगर शेड्यूल 5 में अगर नहीं इसको लागू कराने के लिए, या शेड्यूल 6 को लागू कराने के लिए नियमावली आपने बनाया नहीं, अगर सरकार उसकी नियमावली बनाएगी तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि जो 46 पॉइंट जो आपका अधिकार दिवस यूनो ने दिए हैं, उन बिंदुओं को भी आपका ध्यान में रखते हुए उसके नियमावली बनाने होगा, तभी जाकर देखा। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यही मैं पिछले 2-3 महीना सोच रहा था, कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हम अधिकार जानते हैं, कानून जानते हैं, 5th शेड्यूल जानते हैं, 6th शेड्यूल जानते हैं, परंपरा जानते हैं, सिस्टम जानते हैं, सब जानते हैं, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करता सरकार।